नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट करी है जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करे, तो आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो होमोसेपियंस कहा जाता था, निपुच कपि मानव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। तो उपग्रह क्या होता है? अगला प्रश्न है, उपग्रह क्या है? तो इसका उत्तर है, समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। अगला है, पूर्व सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृतिका। अगला प्रश्न है, छाया क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के द्वारा दूसरे और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो इसका नाम है इसरो। अगला प्रश्न है, नासा की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है, 29 जुलाई 1958। अगला प्रश्न है, नासा का पूरा नाम बताओ। तो इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और बलुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, एक विस्तृत क्षेत्र पर लगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। अगला प्रश्न है, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? तो पहला है प्रवाह विधि, दूसरा है क्यारी विधि, तीसरा कुंड विधि और वलय स्थिति और बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि, ये सब है। अगला प्रश्न है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम है हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है, हाथ से छिड़काव विधि। अगला है, माँ का स पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है एमके सिस्टम में? तो इसका है जूल। माँ का स पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई बल लगातार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को 2 प्रकार में की होती है, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 12 mv² के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के कितने रूप हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, गीले कपड़े, गीली लकड़ियाँ तथा वस्तुएं धूप में रखे तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है, वस्तुएं सूख जाती हैं। अगला है, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? तो वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? तो हवाओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के कारण संभव है। अगला प्रश्न है, ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है, पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी आदि के चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस से क्या तात्पर्य है? तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यथा पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आवासन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका उत्तर है, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आवासन विधि का अपनाया जाता है। अगला है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर से आप क्या आशय है? तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल यानी सोलर सेल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पंप पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है? तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वारीय लहरों यानी तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल में विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला प्रश्न है, सरल मशीन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, जैसे चाबी। अगला प्रश्न है, सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। अगला प्रश्न है, घिरनी को समझाइए। जो घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। अगला प्रश्न है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। अगला प्रश्न है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। तो प्रथम उत्तोलक का उदाहरण हो गया हैंडपंप, द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण हो गया पहिए वाली ट्राली और तृतीय उत्तोलक का उदाहरण हो गया चिमटी। अगला प्रश्न है, झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। अगला प्रश्न है, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? तो केंद्रक के अंदर के ढाले तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला प्रश्न है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक,
संवहन ऊतक और पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। अगला प्रश्न है जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। अगला है अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व निम्न है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, वो भी सूर्य का। अगला प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर में उपापचय की प्रक्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, उदर, शाखाएं, अधोशाखा और श्वसन अंग। अगला प्रश्न है मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अगला प्रश्न है पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रफेज। अगला है रफेज किसे कहते हैं? छिलके वाले अनाज या सब्जी में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रफेज कहते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? तो विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगला प्रश्न है किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, जो कि दूध। अगला प्रश्न है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। अगला है कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, जिससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है घेंगा नामक रोग किसके कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न है भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन की परिरक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित विधियाँ हैं, अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करके। अगला प्रश्न है कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमुख संक्रामक रोग हैं हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थेरिया, पेचिश, सूजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर खांसी तथा टिटनेस आदि। अगला प्रश्न है शारीरिक व्यतिक्रम किसे कारण होता है? तो इसका उत्तर है खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है संचारी रोग क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। अगला प्रश्न है परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश 0 होता है। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या क्या है? तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाले एकक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.6603 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। अगला है संयोजकता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी तत्व के परमाणु के में बाह्यतम कोश यानी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोजक करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। अगला प्रश्न है प्रतीक क्या है? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। अगला प्रश्न है पास पड़ोस में होने वाली परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं
तीव्र तथा मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? तो प्राकृतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है? तो इसका उत्तर है, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रेसिड अम्ल, ऑक्सी अम्ल और थायो अम्ल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है जब बाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं तो उन्हें पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताओ। तो इसका उत्तर है यातायात के साधन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करो। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्न है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। तो नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, समझाइए। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना आदि। अगला प्रश्न है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है? तो इसका उत्तर है आयताकार। अगला प्रश्न है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाते हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है 6CO2 + 12H2O बन जाएगा ये C6H12O6 + 6H2O + 6O2। अगला प्रश्न है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांघ की अस्थि का नाम है फीमर। अगला प्रश्न है, 4Na + O2 का समीकरण क्या बनेगा, को पूरा कीजिए। तो 4Na + O2 बन जाएगा 2Na2O। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो इसका तरीका यही है, पावर में आपका लिख दिया जाएगा और जहाँ पे x की पावर a बेस z में है तो a की पावर में जो लिखा है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा और z जो है परमाणु संख्या है और ये जो है तत्व है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। अगला है, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? तो इसका उत्तर है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिसे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण हो कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस प्रकार से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। अगला प्रश्न है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो चिमटा हो गया, चाकू हो गया। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, मिस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा सरलतम तरीका याद रखने का इसका है, कीड़ा करके आप याद कर सकते हैं विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो याद करने का तरीका देख लीजिए, ये KEDA, ये कीड़ा जो है ये फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल जो होता है B और C, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है, उत्तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी और पहिया और धुरी। अगले प्रश्न है, सौरमंडल से में पूर्व के सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। तो मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मेल्पिगियन यानी निसर्ग
नलिकाएं की ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। अगला है किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल का है HNO3, H2SO4 और HCl, और क्षार का है NaOH, KOH, NH4, OH, MgOH होल ट्वाइस। अगला है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए। तो संवहन यानी पानी। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा mgh यानी और गति ऊर्जा ½ mv²। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो इसका उत्तर है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग समूह होते हैं। अगला है मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीने या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करने भी मेरेस्मस रोग के कारण है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH और खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। अगला प्रश्न है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो इस है DDT, BSC और मैथिलीन आदि। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो रिकेट्स या सूखा रोग होता है इसके कमी से। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका उपयोग है ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि के बनाने में। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया था जो जल में घुलनशील BC है विटामिन B और C, और वसा में घुलनशील कीड़ा विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। कशेरुकी प्राणियों में के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। त्वचा, वृक्क, यकृत और फेफड़े आदि, आंत आदि। अगला प्रश्न है कार किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। कार किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार कहते हैं। इसकी इकाई जल होती है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। अगला प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या को समान रहती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। जैसे H1+ आयन, H2 1 आयन और H3 1 आयन, इस तरीके से। अगला है उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे की सलाई का चुंबक बनाना और चुंबक भी सलाई को गर्म करके उसे चुंबकीय गुण समाप्त करना। छुई मुई के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती है और हाथ हटाने के बाद थोड़ी देर में फिर से पहले जैसी हो जाती है। इस प्रकार मंद प्रकाश में आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और तेज प्रकाश में भी सिकुड़ जाती हैं। अनुक्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? जिन परिवर्तनों के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता वे अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख कोयले और धुएं में बदल जाती है, परंतु उस राख, कोयले और धुएं को एकत्रित करके लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार टायर का घिसना, गेहूं का आटा बनाना, रोटी अनुक्रमणीय परिवर्तन है। अगला प्रश्न है वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन का नाम लिखिए। तो यहाँ पे विटामिन दे रखे हैं चारों, कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणु के में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जहाँ की हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम समाप्त कर चुके हैं। अगली वीडियो हमारी होगी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।